डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पंजाब नेशनल बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी कही जा सकती है। चोकसी पर करीब 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। उसने पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों से साठगांठ कर यह पैसा विदेशी बैंकों में भेज दिया था। फिर इस मामले का पर्दाफाश होने से पहले ही करीब 7 साल पहले देश छोड़कर फरार हो गया। उसने पहले ही एंटीगुआ में निवेश का तर्क देकर वहां की सदस्यता ले ली थी। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय तब से उस पर नजरें टिकाए हुए थे, मगर चौकसी उन्हें चकमा दे रहा था। अब जब वह इलाज के लिए बेल्जियम पहुंचा तो प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने वहां की पुलिस को सारे संबंधित दस्तावेज सौंपते हुए गिरफ्तार करने की अपील कर दी। उसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। अब भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की तैयारी में है। चूंकि बेल्जियम के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, इसलिए दावा किया जा रहा है कि चौकसी को भी उसी तरह भारत लाया जा सकेगा जैसे मुंबई हमलों में आरोपी तैमूर राणा को कुछ दिनों पहले अमेरिका से भारत लाया गया। यह देखने की बात है कि भारतीय एजेंसियों को इसमें कितनी जल्दी कामयाबी मिल पाती है। आर्थिक अपराध कर दूसरे देशों में जा बसे भगोड़ों पर नकेल कसना भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार पर मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों को वापस लाकर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का दबाव लंबे समय से बना हुआ है। इसे लेकर सरकार को काफी किरकिरी भी झेलनी पड़ी है। ऐसे में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी से स्वाभाविक ही सरकार पर दबाव कुछ कम होगा, मगर तकनीकी रूप से उसका प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं माना जा सकता जितना दावा किया जा रहा है। चौकसी के वकील तर्क दे रहे हैं कि उसे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। यह ठीक है कि बेल्जियम के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, पर चौकसी अपनी नागरिकता का हवाला देकर मामले को लटकाने का प्रयास कर सकता है। फिर जैसा कि उसका सह अभियुक्त और भतीजा नीरव मोदी लंबे समय से ब्रिटेन में रहते हुए अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ दलीलें पेश कर रहा है, वैसा ही मेहुल चोकसी भी कर सकता है। इसलिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को उसके प्रत्यर्पण के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। निसंदेह चौकसी की गिरफ्तारी से उन सभी लोगों और बैंकों ने खुशी अनुभव की होगी जिनके साथ उसने धोखाधड़ी की है, पर उसके प्रत्यर्पण भर से यह भरोसा नहीं दिलाया जा सकता कि उसने जो पैसे यहाँ से विदेशों में भेजे वे वापस लाकर उन लोगों को दिलाए जा सकते हैं। असल सवाल यही है कि आखिर उन पैसे की वापसी कैसे हो। पंजाब नेशनल बैंक की वह धोखाधड़ी अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी मानी जाती है। मेहुल ने उन पैसों से किन देशों में कितनी संपत्ति अर्जित की और किन किन बैंकों में उसने छिपाया,
उसकी वसूली आसान काम नहीं है, पर जिस तत्परता और संजीदगी से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई इस मामले में लगे हुए थे, उससे यह उम्मीद बनती है कि रकम वापसी के रास्ते भी वे जल्दी तलाश लेंगे। फिर चौकसी की गिरफ्तारी से यह संदेश भी गया है कि आर्थिक धोखाधड़ी करने वाले बहुत देर तक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। गुजरात में नशीले पदार्थ की बार बार जब्ती से यह सवाल अक्सर उठता रहा है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन संगठित गिरोह पकड़ में नहीं आते, तो इसमें किसका दोष है? राज्य में पिछले वर्ष मादक पदार्थों की 5 खेप पकड़ी गई थी। इसमें ज्यादातर खेप अरब सागर में जब्त हुई थी। इन सभी मामलों के तार विदेशी माफिया से जुड़े थे। गुजरात तट, खासकर मुद्रा बंदरगाह के जरिए मादक पदार्थ भारत पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसके पीछे यहाँ के गिरोह भी शामिल होंगे। इस बंदरगाह पर वर्ष 2021 में 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई थी। नशे की दुनिया के इतिहास में यह सबसे बड़ी बरामदगी थी। हैरत की बात है कि नशा करने वाले युवाओं को तो पकड़ लिया जाता है, मगर नशे के सौदागर साफ बच निकलते हैं। यह निराशाजनक ही है कि तटरक्षक बलों की चौकसी के बावजूद एक बार फिर अरब सागर क्षेत्र में 1800 करोड़ का मादक पदार्थ जब्त किया गया। पकड़े जाने के डर से तस्करों ने इसे समुद्र में फेंक दिया था। पिछले शनिवार की रात चलाए गए एक साझा अभियान में 300 किलो नशीला पदार्थ बरामद होने से साफ है कि संगठित गिरोह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। गुजरात में जिस अंतरराष्ट्रीय समुद्री रेखा के पास तस्कर सक्रिय हैं, वह दरअसल समुद्री व्यापार मार्ग है। यहाँ से कई वाणिज्यिक जहाज आते जाते हैं। बार बार हो रही बरामदगी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। निसंदेह ये तस्कर अवैध वस्तुओं को इन जहाजों में किसी तरह छिपाकर ला रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि अरब सागर किस तरह नशे के सौदागरों का प्रवेश द्वार बन गया है। अगर इसे रोकने के लिए सख्ती से समन्वित प्रयास नहीं किया गया, तो यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे तस्करों के पूरे तंत्र को जड़ से खत्म करना ही होगा। नशे के जाल से युवाओं को बचाने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है। माफिया में यह डर पैदा करना होगा कि भारत की कानून व्यवस्था बेहद सख्त है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।